कमल ने घृणा से कहा, वह औरत नहीं बल्कि नागिन है। इतनी खूबसूरती से दिसती है कि पता भी नहीं चलता। उसकी नस नस में जहर भरा है। दिल तो नागिन के सीने में भी होता होगा। नहीं, नागिन के सीने में जहर के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। न उसके पास हृदय होता है और न ही भावनाएं। वो सिर्फ डसना जानती है। गुस्सा थूक दो। भूलें भी इंसानों से ही होती हैं, और वैसे भी सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आता है तो उसे भूला नहीं कहते। मनुष्य गलती करने के बाद पश्चाताप करे और उसे सुधार ले तो फिर इससे बड़ी बात कोई नहीं होती। लो चाय लो। कमल ने अपना प्याला उठा लिया, किंतु चेहरे पर कड़वाहट बनी रही। चाय की हल्की सी चुस्की लेकर दीपा फिर बोली, मुझे तो बहुत दया आई उस पर। क्यों? बेचारी विधवा हो गई है। मनुष्य को अपने दुष्कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। जो दूसरों का घर जलाते हैं, कभी न कभी आग उनके घर में भी तो लगती है। मैं तो कहता हूँ उस कमीनी के साथ इससे भी बुरा होना चाहिए था। मेरी तरह वो भी अपंग हो जाती, सड़ जाती। कमल प्लीज, किसी भी दुखी व्यक्ति के प्रति इतनी घृणा ठीक नहीं। और फिर घृणा भी क्यों? तुमने तो उसे पागलपन की सीमा तक चाहा है। किंतु उसने, समझने की कोशिश करो कमल, तुमने उसे चाहा, यह तुम्हारा अधिकार था। तुमने उसे हृदय की गहराइयों में उतारा, उससे आत्मा का रिश्ता जोड़ा, यह तुम्हारा अधिकार था। उसने तुम्हें न चाहा, यह उसका अधिकार था। उसने तुम्हें धोखा दिया, यह भी उसका हक था। समझ में नहीं आता तुम उसके अधिकारों की वजह से अपने अधिकारों का खून क्यों कर रहे हो। तुम्हें तो उसे पहले की भांति ही चाहना चाहिए। समझ में नहीं आता तुम उसका पक्ष क्यों ले रही हो। इसलिए क्योंकि मेरी तरह वो भी एक नारी है। उसे भी प्यार चाहिए किसी का, उसे भी सहारा चाहिए। और तुम चाहती हो कि उसे वो सहारा मैं दूं। नहीं दीपा, मैं तो ऐसा 7 जन्मों में भी न कर पाऊंगा। इतना कहकर कमल ने एक ही घूंट में अपना प्याला खाली किया और व्हीलचेयर को घुमाकर खिड़की के सामने ले गया। लॉन में अब धूप न थी। धरती पर सांझ के साए बड़ी तेजी से उतर रहे थे। दीपा उठी और उसने चलकर कमल की कुर्सी थाम ली। इसके पश्चात वह कमल पर झुककर बोली, और यदि मैं उसे सहारा देना चाहूं तो? तुम वो क्यों कर? इतने बड़े घर में उसे भी थोड़ी जगह दे दूं। ठीक है, कमल ने नाराजगी से कहा, मैं कोई दूसरा मकान ले लूंगा। उषा की वजह से? दीपा, वो मेरे लिए मर चुकी है। मैं उसके लिए मर चुका हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरे सामने उसका नाम न लो। अच्छा छोड़ो, एक बात तो मानोगे। वो क्या? अपने बेटे को ले आओ। राजू को। उषा बता रही थी कि उसे ब्लड कैंसर हो गया है, वो अधिक समय तक न जी पाएगी। ऐसी स्थिति में उसका बेटा अनाथ हो जाएगा, और ये तुम भी जानते हो कि उषा का बेटा तुम्हारा बेटा है। कमल ये सुनकर किन्हीं सोचों में डूब गया। दीपा उसे यूं विचारमग्न देखकर बोली, क्या सोचने लगे? सोच रहा हूं तुम पराये बच्चे को क्यों कर सहन करोगी। राजू पराया कहाँ है, तुम्हारा ही तो है। फिर भी मैं वचन देती हूँ कि राजू को हमेशा अपना समझेंगी। तो फिर एक वचन और दो। वो क्या? तुम ये घर छोड़कर न जाओगी? तुम तो पिछली बातें ले बैठे, तो फिर भविष्य के विषय में बता दो, कमल ने कहा। दीपा एक बार फिर उसी भंवर में फंसकर रह गई। एकाएक उसकी कल्पना में विजय का चेहरा घूम गया। आज ही तो कहा था विजय ने, दीपा हम यहाँ से सीधे अपने मकान में जाएंगे। हरिया को तो शायद सजा हो जाएगी। चलो कोई दूसरा नौकर रख लेंगे। कितना सुखद एवं रुपहला सपना तैर रहा था विजय की आंखों में। इतने दुखों के पश्चात आने वाले सुखों की कल्पना उसे कितनी रोमांचित कर रही थी। क्या उसे उसकी इन कल्पनाओं के तार तोड़ देने चाहिए? क्या उसे उसके सपनों का महल गिरा देना चाहिए? क्या वो ऐसा कर पाएगी? है उसके अंदर इतना साहस? और दूसरी ओर उषा के बेटे का भविष्य, समाज का बंधन, कमल की पीड़ाएं, क्या वह इन सब की ओर से आंखें मूंद सकती है उसमें इतना साहस? दीपा ने अपने आप से प्रश्न किया और पत्ते की भांति कांप गई। उसे यूं लगा कि वो लाख प्रयास करके भी समाज के इस बंधन को न तोड़ पाएगी। तभी कमल ने अपनी आवाज से उसे झिंझोर दिया। वो कह रहा था, मैं जानता था दीपा कि तुम्हारा मन साफ नहीं और तुम यह वचन कभी न दे सकोगी। नहीं कमल, दीपा घबराकर बोली, मेरा मन बिल्कुल साफ है। मैं वचन देती हूँ कि कभी इस घर से न जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात न करूंगी। कमल, सच कहती हो ना? कमल ने पूछा और दीपा का हाथ थाम लिया। हाँ बिल्कुल सच, दीपा ने कहा, किंतु अगले ही क्षणों में उसकी आंखों में आंसुओं की बूंदें झिलमिला उठी। कमल उसके आंसू न देख सका। विजय के मुकदमे का अंतिम दिन। आज इस मुकदमे का निर्णय सुनाया जाना था, अतः अदालत कक्ष में आज पहले से भी अधिक भीड़ थी। विटनेस बॉक्स में खड़ा विजय आज इतना खुश था कि खुशी की वजह से उसकी आंखें भी चमक रही थीं, किंतु विचित्रता ये थी कि दीपा आज उदास थी। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो वो किसी धुंध में फंस गई हो और बाहर निकलने का मार्ग न मिल रहा हो।
अदालत कक्ष में सन्नाटा था। तभी जज महोदय की गंभीर आवाज ने इस सन्नाटे को भंग किया। मुकदमे का निर्णय सुनाते हुए वह बोले, गवाहों के बयानात, दोनों पक्षों के वकीलों के तर्क और अदालत में पेश किए गए सबूतों के आधार पर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम विजय का कृपाल सिंह के खून से कोई संबंध नहीं है। अतः यह अदालत मुलजिम विजय को सभी आरोपों से मुक्त करते हुए बाइज्जत बरी करती है। साथ ही चौधरी दिलावर सिंह एवं हरिया को मुलजिम मानते हुए उन पर मुकदमा चलाने का आदेश देती है। इस निर्णय के साथ ही विजय की हथकड़ियां खोल दी गईं। हथकड़ियां खुलते ही विजय तो खुशी के मारे जैसे पागल हो उठा और उसने दीपा के समीप पहुंचकर उसके हाथ थाम लिए। इसके उपरांत कपकपाती आवाज में वो बोला, थैंक यू दीपा, चलो बाहर चलो विजय। विजय दीपा के साथ बाहर आ गया। कपूर साहब वहीं खड़े थे। दीपा के कहने पर विजय ने कपूर साहब का शुक्रिया अदा किया और फिर दीपा से बोला, आओ दीपा, अब घर चलें। घर? दीपा बड़बड़ाई, हाँ, किंतु सुनो, पहले किसी रेस्तरां में बैठते हैं, बहुत भूख लगी है। इसके अतिरिक्त बाहर का कुछ खाए भी तो जैसे सदियां बीत गई हैं। दीपा खामोशी से विजय के साथ चल पड़ी। विजय को उसकी यह खामोशी अच्छी न लगी। वो बोला, दीपा, तुम्हें क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, फिर यह मौन, यह उदासी? ओह ये! दीपा को अपनी भूल का अनुभव हुआ। बात को संभालते हुए वो बोली, दरअसल रात भर सो न पाई थी। क्यों? तुम्हारी चिंता थी न? सोचती थी न जाने क्या निर्णय होगा। पगली हो तुम, इतनी कठिन तपस्या करके भी तुम्हारे मन में शंकाएं उठती रहीं। ऐसा ही होता है। चलो छोड़ो, अब तो शंकाएं भी मिट गई और मैं भी बरी हो गया। कोई गीत सुनाओ। गीत? दीपा चौंक पड़ी। हाँ, विजय बोला, कोई प्यारा सा गीत जिसमें मिलन की मधुरता भी हो और वियोग का दर्द भी। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश। दिल करता है तुम्हें लेकर चांद पर पहुंच जाऊं और चांद से कहूं, चांद बहुत नाज है न तुझे अपनी खूबसूरती पर। देख मेरी इस दुल्हन को देख, इसकी आंखों में तुझसे अधिक शीतलता भी है और चेहरे में तुझसे अधिक सुंदरता भी। किंतु सोचता हूं कि कहीं वो चांद तुम्हें देखकर चमकना न छोड़ दे। ऐसा क्यों होगा? तुम्हारे कारण। चांद तुमसे ईर्ष्या करेगा न, इसलिए। अच्छा सुनो, हम थोड़ी देर के लिए किसी पार्क में बैठ जाते हैं। क्यों? जैसा तुम चाहो, तो आओ। इतना कहकर विजय ने दीपा का हाथ थाम लिया और उसे साथ लिए निकट